हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। क्लास 10 साइंस का मैंने सभी चैप्टर को पढ़ा दिया है। अब आप लोगों की बारी है टेस्ट देने का। ये है टेस्ट नंबर फर्स्ट। ऐसा ही आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा और इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस टेस्ट में आप लोगों से मैं ओनली 15 प्रश्न पूछने वाला हूं और 15 प्रश्न में आपको कम से कम 10 प्रश्नों का सही आंसर देना है। 10 प्रश्नों का सही आंसर दोगे तो इसका मतलब आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो आप लोग तैयार हो जाइए और आप लोगों को सभी प्रश्न को ध्यान से देखना है और सभी प्रश्न का आंसर देना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टेस्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। जो मैग्नीशियम धातु है उसे वायु में जलाया जाता है तो वो कौन सा उदाहरण है। ए आपका ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी आपका है उष्मागतिकी एंड सी है रासायनिक परिवर्तन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जो वायु है, वायु में मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है, पहला प्रश्न है टेस्ट का। और आप लोग बताओ कौन सा सही है। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ाया गया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और देखना है आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसलिए मैंने आप लोगों को दे रहा हूं। तो पहला प्रश्न का क्या सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं आपको लास्ट में सही आंसर अभी बताऊंगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले कॉपी में लिख लो कि ये सही है, फिर बाद में आपने मिलाना है कि सही है या गलत। तो ये है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग देखो आप लोगों का सही है या फिर गलत, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, इसमें से आपको बताना है कौन सा अम्लीय लवण है। ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है Na2SO4 एंड सी ऑप्शन है NaHSO4 एंड डी ऑप्शन है KCl। तो आप लोग पहले सोचो कौन सा सही आंसर हो सकता है। ये हमारा टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है और आप लोग जल्दी से सोचो आखिर कौन सा सही हो सकता है, फिर मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि कौन सा सही होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट में 15 में से 10 प्रश्न का उत्तर दोगे तो फिर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। या फिर 15 में से 12 प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका सही आंसर होगा NaSO4। यहां जो S लगा हुआ है यहां मतलब आपका हाइड्रोजन आयन है और इसीलिए ये होगा अम्लीय लवण, ठीक है, अम्लीय लवण होगा। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन था और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है एंटीमनी है, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एंटीमनी क्या है, यहां आपका ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु एंड डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहां आपका जो एंटीमनी है वो क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां जो एंटीमनी है वो आप लोगों का क्या है बताओ जल्दी से। ए है धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु एंड डी है मिश्र धातु। तो अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिर इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर सही है उपधातु। क्या है, उपधातु। तो जो आपका एंटीमनी है वो क्या है, उपधातु है। तो यहां से आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। काफी अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां सबसे पहले देखो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा, ए है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल ही IUPAC नाम नहीं होगा, इसलिए गलत है। वी आपका है मेथेनोइक अम्ल, सी है एथेनोइक अम्ल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल होगा। अब आपको जानना जरूरी है इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें कार्बन की संख्या है 2। तो आखिर एसिटिक अम्ल में कार्बन की संख्या 2 है तो 2 को क्या कहा जाता है आप लोग जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 को कहा जाता है एथ, और एथ में आप नोइक जोड़ोगे तो एथेनोइक अम्ल आपका सही हो जाएगा। तो यहां से आपका सही है एथेनोइक अम्ल। 5 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का है 5 नंबर की, फेफड़ों से जो आपका शुद्ध रक्त आता है, जो फेफड़ा है उससे शुद्ध रक्त आता है। ए आपका है बाएं अलिंद में, बी है बाएं निलय में, सी है दाएं अलिंद में एंड डी है दाएं निलय में।
तो देखो, जो आपका शुद्ध रुधिर है फेफड़े में वो कहां से आता है, किधर आता है, तो वो आपको पता होगा। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ा रहा था, आई होप की श्वसन तंत्र पढ़ा रहा था, तभी पढ़ाया था, या फिर हृदय की संरचना में पढ़ाया गया था, हृदय की संरचना। तो यहां आपका कौन सा आंसर सही है, आप लोग जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। 5 क्वेश्चन हो गया है, 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो सही आप लोगों को बताना ही होगा, और आई होप कि आपने बताया भी होगा। तो यहां जो बाएं अलिंद है ये सही है। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त कहां आता है, बाएं अलिंद में। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, यहां देखो प्रश्न नंबर 6 कि पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है, मतलब पादप में जो जाइलम ऊतक है वो क्या करता है, मतलब वो किस कार्य के लिए जाना जाता है। ए आपका है जल का वाहन, बी है भोजन का वाहन, सी है ऑक्सीजन का वाहन, डी है अमीनो अम्ल का वाहन। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पादप में जा से होता है जल और जा से होता है जाइलम, इसीलिए आपका जाइलम जल का वाहन करता है। हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था पुष्प की संरचना, क्या पढ़ाया था, पुष्प की संरचना, ठीक है। पुष्प की संरचना में मैंने आपको नर जननांग, मादा जननांग, और उसी में पराग कोश होता है, नर जननांग का भाग होता है। और उसके अंदर क्या होता है आपको पता है, ए है वाहिदल, बी है अंडाशय, सी है अंडप, डी है परागकण। ये है भैया मादा अंग, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब आपके पास लाइफ लाइन है वाहिदल या फिर परागकण। तो अब आप लोग करेक्ट आंसर बताओ। अब आप लोगों को मैंने लाइफ लाइन भी दे दिया है, 2 मैंने कट भी कर दिया है, अब 2 में ही एक बताना है कौन सा सही है। तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मैंने 7 क्वेश्चन टेस्ट में हो चुका है, और 7 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें जो आपका ये भी वाहिदल भी नहीं होता, ये जो परागकण होता है ये होता है परागकण। परागकण परागकोश के अंदर पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा मिल तो रहा है परागकोश और परागकण। तो पराग याद रखना, पराग मतलब पराग, परागकोश में परागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, यानी कि जो पृथक्करण का नियम है वो किसने प्रस्तुत किया था। ए है चार्ल्स डार्विन ने, बी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, सी है रॉबर्ट हुक ने, एंड डी है ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो यहां आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, देखो जो आपका पृथक 3 नियम प्रस्तुत किए थे इन चारों ऑप्शन में से कोई एक, और वो कौन है, पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो वो कौन है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आनुवांशिकता एवं जैव विकास में ये चीज। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन करेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 5 या 6, 7 इतना अगर करेक्ट दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास समय है तैयारी करने का, और आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। आपके पास ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर एंड डी है 40 सेंटीमीटर। देखो एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की आपको दिया गया है फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, एफ बराबर क्या होता है r/2, और फोकस दूरी हमें दी हुई है ना, तो हमें r बराबर 2f, यानी कि आपको जो r है यानी कि r ज्ञात करना है, तो आपको 2f यानी कि आपको फोकस दूरी की दोगुनी कर देनी है, ठीक है। फोकस दूरी जो आपका है ये 10 है तो इसकी दोगुनी कर लो, यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और अगर वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहां जो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। 9 में 8, 7 क्वेश्चन सही होना चाहिए। देखो बहुत मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को अपनी कला दिखाना है यार, टॉपर बनना है, क्योंकि मैं आप लोगों का टेस्ट भी अब आयोजन कर दिया हूं। फर्स्ट टेस्ट आज ही है और फिर आप लोगों को लगातार टेस्ट भी कराया जाएगा हर सब्जेक्ट का, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका टेस्ट नहीं कराया जाएगा। यहां क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, वो कांच जिसका अपूर्णांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी, यानी कि प्रकाश की जाल ज्ञात करनी है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले गेस करो कौन सा सही आंसर होगा। 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वी है 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, सी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एंड डी है 3 ×
6 मीटर प्रति सेकेंड। देखो अब आप लोगों को पता होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है 3 × 10⁸, और जो आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 से आप भाग दे दो, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया 10 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां देखो। ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होगा? ऑप्शन ए आपका है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर एंड डी है इनफाइनाइट। तो वो आपका कौन सा करेक्ट होगा? पता होगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्वस्थ आंख है, अगर आपके मतलब आंख में कोई भी दोष नहीं है तो क्या होगा? ये हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग जल्दी से बताओ इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। लगभग मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है, और आप लोगों को बताने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो अगर आपका आंख स्वस्थ है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना जरा दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है, तो आप वहां तक देख सकते हो जब तक आपके आंख पर कोई बाधा ना पड़े, यानी कि आपका इनफाइनाइट करेक्ट हो जाएगा, अनंत तक आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ए आपका है ओम, वी है ओम प्रति मीटर एंड सी है ओम मीटर एंड डी है मीटर प्रति ओम। देखो अगर आपको बताया जाए तो इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें वो मात्रक दिया हुआ है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन वो क्या है वो आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए अभी तक, क्योंकि अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी माना जाएगा। और आप लोगों को करेक्ट आंसर देना ही चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को लिए 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत एक वीडियो में सॉल्व कराता हूं, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोग गलत उत्तर दो तो आप लोगों की गलती है, आप लोग स्टडी अच्छे से नहीं कर रहे हो। आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर अब ओनली 2 मंथ बचे हुए हैं, और 2 मंथ में आपकी जितना तैयारी कर सकते हो कर लो। फिर आपको क्लास 10th का मौका नहीं दिया जाएगा, फिर से क्लास 10th की तैयारी करो, क्योंकि जिंदगी में कभी आपको क्लास 10th में फिर से नहीं पढ़ना है, और वो समय नहीं आएगा जो आपका बीत जाएगा। समय है अभी, आप तैयारी करना शुरू कर दो। इसका जो आपका देखो ओम इसमें भी है, ओम इसमें भी है, ओम इसमें भी है और ओम इसमें भी है, तो ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहां देखो अगर आपसे बात की जाए 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो यहां जो आपका 4 ओम है, ठीक है, अब 4 ओम है यानी कि 4/n हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान प्रतिरोध ज्ञात करना है, 1/r है और 4 ओम है बटे n है चालकता, ठीक है। नहीं आपको चालक देखो यहां से क्या करना है ना, 4 ओम है तो यहाँ 1/r जो होगा वो n है और r है, ठीक है। n यहाँ आपका 4 यानी कि n/4, और इसको अगर आप उल्टा करोगे तो 4/n हो जाएगा। ये नहीं पता होगा क्योंकि ये मैंने पहली बार लिया है क्वेश्चन, तो 4/n है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/n। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे याद रखना, अगले टेस्ट में आप लोगों का फिर से लिया जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, और मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी कि युक्ति मतलब यंत्र, जनित्र है या गैल्वेनोमीटर है या फिर अमीटर है या मोटर है। जल्दी से आप लोग बताओ आखिर कौन सा आंसर सही हो सकता है। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है लास्ट, उसमें आपको अपना दिखाना है पूरा कला। तो यहां आपका सही आंसर होगा जनित्र। क्या होगा? जनित्र, ठीक है, जनित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ये भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। आपके पास ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला या पेट्रोल, डी है आपका जल विद्युत। तो आपका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप लोग जल्दी से गेस कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला एंड पेट्रोल। तो ये है हमारा 15 VIMP टेस्ट, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट। और अगर आपने इस टेस्ट में भाई 13 या 10 या फिर 11, 10 से ऊपर की बात की जा रही है, 10, 11, 12, 30, 40, 50, ठीक है, इतना का अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। हेलो स्टूडेंट, अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का 15 क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको 8 प्रश्न का उत्तर देना है मन लगाकर, ठीक है, क्योंकि आप ये अपने माता पिता का सपना हो। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तभी आपके माता पिता का सपना पूरा होने वाला है।
आज मैं आप लोगों से 15 प्रश्न करने वाला हूं और इसमें से आपको केवल 8 प्रश्नों का सही उत्तर देना है और बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहां लिखा हुआ है, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? जो अनुबंध व्यवस्था है इसे और किस नाम से जाना जाता है? का आपसी समझौता, खा गुलामी प्रथा या फिर गुलाम प्रथा, गा नई दास प्रथा, घा सतत प्रथा। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर है तो वो मैं आपको बता दूं, आप लोग गेस कर लो, फिर मैं आपको इसका आंसर सही बता दूंगा। तो आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कौन सा उत्तर सही है। आखिर में इसका जो सही आंसर है वो है नई दास प्रथा। ओके, तो अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि का कटाव। ओके, मतलब भूमि का खत्म होना। का गहन कृषि, गहन कृषि से भूमि का निम्नीकरण नहीं होता है। अगर आप जुताई करोगे तो भी वही रह जाएगा, कुछ भी करोगे कृषि में तो वही रह जाएगा। ठीक है, वन उन्मूलन इससे भी नहीं है, पशुचारण इससे भी नहीं है। पंजाब में वैसे इससे होते हैं, लेकिन पंजाब में जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में ज्यादातर भूमि निम्नीकरण होते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोगों को फाइनली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महामंडी प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है, अच्छे से माइंड लगाकर पढ़ लो क्योंकि 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहां 1919, खा है 1924, गा है 1934, घा है 1929। तो चलो जल्दी से फटाक से बता दो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन सा सही आंसर है आप लोग गेस कर लो, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। कॉपी ले लो और 15 क्वेश्चन का ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिख लो और गलत सही आप मारो, देखो कौन सा सही जाता है, तब आपका टेस्ट सही होगा। तो यहां से 1929 में जो हुआ था ना, इसका प्रारंभ हुआ था किसका? महामंडी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो ये था तीसरा क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 संसाधन होते हैं, लेकिन नवीकरणीय योग्य वे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण हम लोग पुनः पुनः कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय में ऐसा होता है जिनका निर्माण काफी वर्षों लग जाते हैं होने में। ठीक है, तो पवन ऊर्जा इनका तो निर्माण हम लोग तुरंत कर सकते हैं। जल का भाई अगर है आपकी पृथ्वी पर तो है तो उसका निर्माण हम लोग कर लेंगे, वन का भी कर लेंगे, लेकिन जीवाश्म ईंधन ये आपका नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है क्योंकि इसका निर्माण करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो इससे नहीं बनते हैं, काफी वर्ष लग जाते हैं, काफी समय लग जाते हैं। तो ऐसे में ये आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो किस वर्ष आरंभ किया गया था? का 1973, का 1980, गा 1975, घा 1989। तो आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस आ गए हैं और आप लोग गेस कर लो कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोग गेस कर लो आखिर कौन सा सही हो सकता है, ताकि हम जान सकें आप कितने आंसर का सही आंसर दे सकते हो, कितने क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा 1973 ईस्वी। तो इस पेज में 5 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आप लोग इसे जरूर नोट कर लेना, 5 के 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6वां क्वेश्चन आ जाओ, 6वां क्वेश्चन। ठीक है, 6वां है, इसमें से या इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार जिसमें फली लगती हैं, फूल की तरह जो फलियां लगती हैं। ठीक है, का है मोटे अनाज, मोटे अनाज, खा है दालें, गा है ज्वार तिल या फिर घा है तिल। देखो इसमें से जो फलीदार फसल है वो कौन सा है, इन सबको आई होप कि कभी ना कभी पढ़ाया गया है और आप लोग नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाया गया। अगर आप हमारे वीडियोज लगातार देख रहे हो
तो हाँ, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है आप लोग गेस कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो है दालें। दालें जो होती हैं एक फलीदार फसल होती हैं, ओके। दाल जिसे आप खाते हो पीते हो, जिससे आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। दाल ज्यादा खाया करो, ठीक है, ज्यादा तेल वाले सामान ना खाया करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो भूदान आंदोलन, भूमि का दान करना, जैसे गरीब लोगों को भूमि का दान कर देना। लाइक अगर किसी के 100 बीघा खेत है, किसी के 1 बीघा भी नहीं खेत है, तो भैया 1-2 बीघा दे दो, भला उसका भी कुछ काम चले। तो ये था भूदान आंदोलन, काफी अच्छा आंदोलन था। लेकिन अब क्या है, अब तो मारपीट करके कोनों में छका लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का है महात्मा गांधी, खा है विनोबा भावे, गा है जवाहरलाल नेहरू, घा है इंदिरा गांधी। तो बच्चा पार्टी यहाँ आपका कौन सा सही आंसर हो सकता है, आप लोग गेस करो। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ाया गया है कई बार, ठीक है, इसीलिए मैं जो पढ़ाया गया उसी का तो टेस्ट लूंगा, क्योंकि भाई जो पढ़ाया गया उसी का टेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इन सबको आई होप पढ़ाया है, मुझे याद है। अगर आप हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार देख रहे हो तो भाई पढ़ाया गया है, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ से जो विनोबा भावे हैं, इन्होंने भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। कौन? विनोबा भावे ने, ठीक है, विनोबा भावे ने। यहां से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गए हैं भैया। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? मैंने अभी जल्दी ही पढ़ाया था, कोडरमा किस राज्य में है और किसके लिए जाना जाता है, किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है का बॉक्साइट, खा है लौह, गा है अर्वरक एंड घा है तांबा। तो मैंने बताया था कोडरमा झारखंड में स्थित है, और यह किस खनिज के लिए जाना जाता है आप लोग पता है आप लोगों को कि नहीं? बॉक्साइट के लिए नहीं जाना जाता, लौह एस्क के लिए नहीं जाना जाता। अब आपके पास 2 लाइफ लाइन है, जल्दी से आप लोग तुक्का लगा लो, या जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हो तो चलो फिर हम लोग बताते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है, अर्वरक। क्या हो सकता है? अर्वरक। अगला देखो, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? चलो भैया आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो चलो भैया आप सब लोग के पास लाइफ लाइन है, अभी आप लोग कहो तो 2 क्वेश्चन मैं कट कर देता हूं जो आपका गलत है। तो चलो यहां से जो 2 क्वेश्चन गलत है उसे मैं कट कर देता हूं, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब बताओ इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है? जल्दी से फटाक से आंसर दो, क्योंकि आपका कौन बनेगा करोड़पति में फर्स्ट से फर्स्ट कौन आएगा। तो यहां से आपका जो सही आंसर है ना बच्चा पार्टी, वो है तमिलनाडु। तो ये आपका आंसर सही है, तमिलनाडु जो है ना वो भारत में पवन ऊर्जा का केंद्र है। अगला देखो, निम्नलिखित में से परिवहन जो कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? भारत में, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन चलाया जाता है? पाइपलाइन या सड़क परिवहन या रेल परिवहन या वायु परिवहन? तो भैया आप लोग बताओ, आप लोग तो इसे जानते ही होंगे। अब 2 मैं कट कर देता हूं जो गलत है बिल्कुल, और उसमें 2 में जो आपका सही है वो बताओ। चलो अब रेल परिवहन या सड़क परिवहन? रेल भी इंडिया में बहुत ज्यादा चलाई जाती है, लेकिन अब सोचो रेल परिवहन और सड़क परिवहन, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन एक बार रेल में बैठा है, मतलब गाड़ी में, मतलब जो ट्रेन होता है 1-2 बार, ज्यादा नहीं मैं टहलता। और सड़क परिवहन में मैं लाखों बार बैठ चुका हूं। तो ऐसे में जो प्रमुख साधन कौन सा हो सकता है? सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो भैया 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप लोग भाई नोट कर लो, 5 क्वेश्चन अगले पेज में था, 6 नंबर क्वेश्चन से यहाँ है, ठीक है। फलीदार फसल डाले हैं, भूदान आंदोलन विनोबा भावे हैं, झारखंड में कोडरमा खनिज अर्वरक के लिए, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु, एंड भारत में जो मुख्य साधन है वो है सड़क परिवहन। अगला भैया क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? का ब्रुसेल्स, खा ब्राजील, गा बैंकॉक, या फिर घा न्यूयॉर्क। तो बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? जल्दी से आंसर दो। आप लोगों के पास काफी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सामान्य ज्ञान से भी रिलेटेड है। तो यहाँ आप लोग आई होप की जान गए होंगे इसका कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है। प्रश्न नंबर 12 पे अब हम लोग आते हैं।
इससे पहले जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। मैंने 11 नंबर क्वेश्चन पूछ चुका हूं और 11 नंबर क्वेश्चन में अगर आपका 6 क्वेश्चन सही है तब तो अच्छा है, क्योंकि 8 क्वेश्चन का सही आंसर देना और 6 क्वेश्चन सही। अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन सही दे दोगे तो आप काफी अच्छे स्टूडेंट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन था? अमेरिका का जो सामाजिक विभाजन हुआ था उसका कारण क्या था? अमीर व गरीब, खा है आधुनिक तथा रूढ़िवादी, गा है स्वायत्त और अस्वायत्त, घा है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन फिर से आ चुके हैं और कौन सा सही आंसर हो सकता है आप लोग गेस कर लो। वैसे आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग इतना मतलब इंटेलिजेंट हैं। तो वैसे अगर आपको 2 लाइन दिया जाए तो यहाँ अमीर और गरीब को मैं कट कर देता हूँ और आधुनिक तथा रूढ़िवाद। अब बताओ इसमें से कोई नहीं, इसे भी कट कर दो भैया। और सही है स्वायत्त तथा अस्वायत्त। ठीक है, स्वायत्त तथा अस्वायत्त जो था अमेरिका का सामाजिक विभाजन का एक बड़ा कारण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? यहां भारत के 4 राज्य दिए गए हैं। अब 4 राज्यों में से बताओ किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति मतलब एक एक व्यक्तियों की आय। ठीक है, तो आप देखो का है हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, गा खा है बिहार, गा है राजस्थान, घा है मेघालय। अब इसमें से आप लोग भैया अपना टैलेंट दिखाओ, कौन सा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से आंसर दो। वैसे तो इसमें जो सही आंसर है वो है हरियाणवी सॉन्ग, यानी कि हरियाणा। ठीक है, यहां से हरियाणा जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला देखो, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार 2 गांवों के मध्य होता है क्योंकि 2 नगरों के मध्य कहां विदेशी व्यापार होगा? विदेश कहां नगरा होता है, नगर नहीं होता है। 2 प्रदेशों के बीच में नहीं होता। अब 2 प्रदेश, एक देश में पता नहीं कितने प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रदेशों के बीच में भी नहीं होता। 2 गांवों के बीच, गांवों के बीच कौन सा विदेशी व्यापार? 2 देशों के बीच होता है, लाइक एज अमेरिका इंडिया। ठीक है, ये 2 देश मिलकर एक विदेशी व्यापार यही होते हैं, विदेश का व्यापार करना। ठीक है, तो यहां से आपको यहां क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का है 1982, खा है 1984, गा है 1985, खा है 1986। तो इसका सही आंसर क्या है? 1986। ठीक है, तो यहां से आपसे मैंने 15 प्रश्न पुटअप कर लिए हैं और इसमें से आपको मैंने कहा था 8 प्रश्न का उत्तर देना। अब कितने स्टूडेंट इस 15 क्वेश्चन में से 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, 9 प्रश्न, 11 प्रश्न, 12 प्रश्न, 15 में 15 प्रश्न, तो जितने स्टूडेंट 8 से ऊपर प्रश्न का उत्तर दिए हों उतने स्टूडेंट फटाफट ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें से अगर इतना क्वेश्चन कंप्लीट है तो काफी अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, अब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था और आप लोग देखो, ये अगर 15 क्वेश्चन पूछा गया, 8 क्वेश्चन आपका उत्तर देना था। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलो, क्योंकि आपको ऐसे टेस्ट लगातार कराया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से एक टेस्ट करा लिया जाए। तो आप लोग ये 3 पेजेस जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अभी मैंने लिखा था और आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया, तो यहां से आप लोग इसे नोट जरूर कर लेना। ओके, और अगर किसी भी टॉपिक में सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसका वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ओके, तो यहां से आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।